राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग उपस्थित हो चुके हैं यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2024 के लिए प्रमुख संविधान संशोधनों की सूची लेकर, और ये संविधान संशोधन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो से दोस्तों निश्चित रूप से पॉलिटी में आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में मिल सकते हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल जरूर से दबाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण आप लोग के लिए ये है कि आप लोग को फटाफट से जो लोग हमारे यूपी पीसीएस 2024 की मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए विजेता बैच 2.0 हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है दोस्तों प्री और मेंस के लिए। तो आप फटाफट से इस पर ज्वाइन कर सकते हैं और 50% का डिस्काउंट इस पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। आप फटाफट से इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग 2025 की यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग प्री और मेंस की पूरी तैयारी वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। प्रमुख संविधान संशोधन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को आपके सामने यहाँ पर शो किया है टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन अधिनियम को सीएए के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग संविधान संशोधन अधिनियम को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या सीएए ही बोलेंगे। ठीक है, तो पहला सीएए जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ। ये ईयर भी आपको याद रखना है, ईयर भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई देखिए देखा जाए। राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। मतलब कुल मिला के कह लीजिए यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम जो है इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी। इसके बाद अनुच्छेद 31, 31A और 31 भी जोड़े गए। याद रखिएगा ये दोनों प्रावधान आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में, जो हम लोग 12 अनुसूची इस समय पढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, याद रखिएगा, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का जिक्र है दोस्तों। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। और भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद अनुच्छेद 31, 31A और 31B भी जोड़े गए और यूपीएससी 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 और आधार जोड़े गए। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराधों के लिए उकसाना। मतलब अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों, 1901 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, सम्मेलन की आजादी, संघ की आजादी, संचरण की आजादी, निवास की और व्यापार और व्यवसाय की आजादी। तो इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना, ये इसके आधार हैं। इसके बाद किसी भी व्यवसाय या कारोबार का राष्ट्रीयकरण करने के राज्य के कदम की वैधता और उसे व्यापार और कारोबार के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर किसी व्यवसाय का या व्यापार का राज्य क्या करता है, आप राष्ट्रीयकरण करता है, नेशनलाइजेशन करता है, जैसा कि उस समय जरूरी भी था दोस्तों, क्योंकि उस समय प्राइवेट के पास इतना कैपिटल नहीं होता था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो फुल्ली इंडिपेंडेंटली उस सेक्टर को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आवश्यक था। जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, वैसे वैसे डिफरेंट सेक्टर्स का भी नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइज इंडस्ट्रीज लगाई गई, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आई और इसके कारण दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर अगर राज्य ऐसा करता है तो उसे व्यापार और कारोबार के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा, ऐसा बोला गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। ठीक, याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये मेरे हिसाब से दोस्तों 1956 है, 52 नहीं, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है।
यहाँ पर उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो यूटीज तक एक्सटेंड किया गया। ठीक, इसके बाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हुआ। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान पेश किया गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एक हाई कोर्ट है तो उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों तक उसका अधिकार क्षेत्र विस्तारित किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वर्ग ए बी सी डी राज्यों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा फजल अली आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसने 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों की सिफारिश की थी और उसकी सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और वो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रावधान करता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 9वां संविधान संशोधन 1960 पाकिस्तान के साथ 1958 के भारत पाक समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन। ठीक है, बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को सौंपना। ठीक है, ये दो बेरूबारी संघ या पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चौदहवां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। पुडुचेरी जो केंद्र शासित क्षेत्र है इसे भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडलों और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए। यहां पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसके बाद आ जाइए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या करता है, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति की इसमें पुष्टि की गई। मतलब यहां पर संसद को एब्सोल्यूट पावर दी गई या माना गया कि संसद के पास एब्सोल्यूट पावर है कि किसी भी प्रावधान में संविधान के संशोधन कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार का ही प्रावधान क्यों ना हो। ठीक, क्लियर। चलिए इसके बाद राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। यह भी बात कंपल्सरी है दोस्तों। मतलब राष्ट्रपति, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी दोस्तों। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों से पारित हो गया है तो उस पर राष्ट्रपति को सहमति देना बाध्यता बना दी गई 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब कुल मिलाकर रियासतों के पूर्व शासक जो थे उनके सारे के सारे अधिकार, जो विशेषाधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया। और वैसे भी ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि हम गणतंत्र हैं और गणतंत्र में किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। यह क्या करता है, सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तथा उसे भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य के रूप में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जोड़ा गया और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाता है। ये दोनों संशोधन याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर। ये देखिए 36वां संविधान संशोधन 1975 है, ये आपका सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य में के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, और तथा 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। ठीक, यहां पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें सिक्किम के भारतीय संघ में विलय की शर्तें निर्धारित की गई थी। आप देखिए सभी लोग ध्यान से, 35वें में और 36वें में क्या किया गया, जब सहयोगी राज्य था तो विशेष शर्तें थी, अब सहयोगी राज्य नहीं, अब तो पूर्ण राज्य है तो विशेष शर्तें हट जाएंगी। इसका मतलब
10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी उसको क्या किया गया, 10वीं अनुसूची में सिक्किम से संबंधित जो भी शर्तें थी वो सभी समाप्त कर दी गई। क्लियर हो गया? ठीक है, तो याद आपको क्या रखना, केवल एक चीज याद रखनी है कि 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा देता है और 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। इसको याद रखिएगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, 39वां संविधान संशोधन 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारतीय न्यायालयों की जांच से परे है, यह प्रावधान करता है। और आपातकाल के समय 1975 से 1977 के दौरान ये शुरू किया गया। ठीक है, कुल मिला के बात ये ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन जो होता है ये आपका आपातकाल के समय होता है। 1975 से 1977 तक आंतरिक आपातकाल था भारत में, जो इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था, जिसमें बहुत सारे मानवाधिकारों का और अधिकारों के उल्लंघन की बात सामने आई, जिसके लिए इंदिरा गांधी सरकार को बहुत आलोचना का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आपातकाल के समय ये संविधान संशोधन आप देख रहे हैं 1975 से 1977 के दौरान ये शुरू किया गया। ठीक है, चलिए 42वां संविधान से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा नहीं है, पहले बता दूं। 39वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए 24वां है, 35वां है, 36वां है। ठीक, अब आ जाइए 42वां। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इसलिए बोल दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, लघु संविधान कहलाता है। ठीक है, 1976 में किया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो चलिए देखा जाए एक एक करके। यहां पर प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष इज नॉट द करेक्ट वर्ड, यहां पर पंथ निरपेक्ष है दोस्तों। हिंदी में पंथ निरपेक्ष कहते हैं सेकुलर को, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष करेक्ट वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको दोनों दिया जाएगा तो पंथ निरपेक्ष को चूज करना है। ठीक है, चलिए पंथ मतलब धर्म का वाह्य स्वरूप होता है पंथ, और पंथ निरपेक्ष है राज्य, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो 3 नए शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और इसमें 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। इसके बाद 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए, 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए। ठीक है, 4 नए आपके डीपीएसपी जोड़े गए, अर्थात बच्चों का स्वस्थ विकास अनुच्छेद 39, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43A, और पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा 48A। ठीक है, 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको याद रखिएगा। और तीनों के तीनों बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 39, ठीक है, 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और आपका दोस्तों पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा 48A। क्लियर है? सभी दोस्त लोग बता दीजिए, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई यहां तक हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया। मतलब हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल 2 प्रकार का लग सकता था, एक युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, और दूसरा आंतरिक अशांति के आधार पर। तो आंतरिक अशांति शब्द को डिफाइन नहीं किया गया था, जिसका लाभ लेते हुए आंतरिक आपातकाल लगा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले आए, जब जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसीलिए उस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, आर्म्ड रेवोल्यूशन कर दिया गया। अगर उस आधार पर आपातकाल लग रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज अन्य किसी भी आधार पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार के समय जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने मौखिक आधार पर ही प्रधानमंत्री के कहने पर आपातकाल लगा दिया था। इसलिए कहा गया कि लिखित सहमति जब तक मंत्रिमंडल की नहीं होगी, कैबिनेट की, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता। यहां पर यह स्पष्ट रूप से बोला गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और केवल इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया।
और याद रखिएगा संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में से जोड़ा गया या 300 ए में से जोड़ा गया। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है। ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब आपके जो 20 और 21 में उल्लिखित मौलिक अधिकार हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, बाकी सब आपके समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो हम लोग आगे बढ़े फटाफट से। सभी दोस्त लोग बताइए। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी दोस्तों को। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ये सारे के सारे प्रावधान इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसमें एक ही चीज जोड़ी गई, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या जोड़ा गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया और इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहित एक नई 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। मतलब अगर कोई सांसद या विधायक जो है दल बदल करता है, मतलब अपनी पार्टी को छोड़कर विधायक होने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का प्रयास करता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। याद रखिएगा, यह है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। 10वीं अनुसूची इससे संबंधित है। 61वां और इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहित एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची पहले भी सिक्किम के केस में जोड़ी गई थी, लेकिन अब जो जोड़ी गई ये आज तक है, ये आपकी आज तक है। क्लियर? एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या करता है? ये वोटिंग एज को बढ़ाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को, वोटिंग एज को घटा देता है। 21 वर्ष पहले वोटिंग एज थी, यह 1989 से जब इससे यह अधिनियम लागू हुआ तब से वोटिंग एज घट के भारत में कितनी हो गई? 18 वर्ष हो गई। मतलब अडल्ट जो है 18 वर्ष का है तो उसके बाद वो भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट कर सकता है। ठीक, याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। उसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। यह दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम देकर विशेष दर्जा प्रदान करता है। मतलब अब दिल्ली क्या कहलाता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। ठीक है, एनसीटी दिल्ली। क्लियर? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली नाम का विशेष दर्जा प्रदान किया गया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को। इसके बाद संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया। यह भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। क्लियर? सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यहां पर दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, ध्यान रखेंगे सभी लोग। देखिए 42वां, 44वां, 52वां, 69वां। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 61 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 61 भी आपका इंपॉर्टेंट है जो वोटिंग एज वाला है। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या करता है? यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है दोस्तों, और पंचायतों के नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? एक नया भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, और पंचायतों की 29 कार्यात्मक विषयों को शामिल करते हुए एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। मतलब याद रखिए, भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं दोस्तों। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 29 आपके सब्जेक्ट्स हैं, और ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी नगर पालिका से संबंधित है, ये भी साथ में ही जोड़ा गया। शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण ये प्रदान करता है। नगर पालिका नाम से भाग 9A जोड़ा गया, और 18 कार्यात्मक विषयों वाली एक 12वीं अनुसूची को संविधान में
क्या की गई, जगह दी गई। याद रखिएगा इसमें 18 विषय हैं, 11वीं में 29 विषय हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 18 विषय हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची में और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं। क्लियर, पंचायत और नगर पालिका दोनों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसमें याद रखिए ये अधिनियम जो है 73वां अधिनियम जो है ये आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और ये 24 अप्रैल की तिथि जो है ये पंचायती राज दिवस के रूप में भारत में मनाई जाती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पंचायती राज की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए देख लेते हैं यहां पर हम लोग अब इसके आगे 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 है। ये क्या करता है, जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के समान उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों तक के लिए बढ़ा देता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनसंख्या को सीमित कर देता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यह क्या करता है, अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। मतलब शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 45 में भी चेंज किया गया अकॉर्डिंगली। क्यों, क्योंकि उसमें लिखा था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। क्योंकि अब 14 वर्ष की आयु नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, फंडामेंटल राइट हो गया। इसीलिए अब डीपीएसपी में भी चेंज हो गया आर्टिकल 45 में कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, डीपीएसपी में हमेशा प्रयास करेगा होगा क्योंकि वो आर्थिक क्षमता का विषय है। और फंडामेंटल राइट दोस्तों, फंडामेंटल राइट बाध्यता है राज्य के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल है, हम अनुच्छेद 32 के द्वारा उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद 51A के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ही किया गया। क्या किया गया दोस्तों, बच्चा देखिए स्कूल तब जा पाएगा निःशुल्क शिक्षा लेने के लिए जब माँ बाप या पेरेंट्स जो हैं या गार्जियन जो है उसे भेजेंगे। तो माता पिता या पेरेंट्स या गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो प्रदान की जा रही है उसको प्रदान करने का अवसर दें। ठीक है, उसको प्राप्त करने का अवसर दें। ये प्रावधान किया गया किसमें, एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़कर अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, सब लोग बताइए। तो ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 ये पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और जनजाति आयोग 338A। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये दोनों आपके क्या है, पहले एक थे, अब बाद में अलग अलग आयोग हो गए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। 338 में शेड्यूल कास्ट वाला है, 338A में शेड्यूल ट्राइब वाला है। ठीक, चलिए आ जाइए भाई, नेक्स्ट आज देख लेते हैं हम लोग 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये क्या कहता है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। इसमें सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया। मतलब डीपीएसपी भी जोड़ा गया इसमें एक। ठीक है, राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया और संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया जिसे सहकारी समितियां नाम दिया गया। तो ये तीनों ही आपके परिवर्तन इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ये क्या करता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है, गठन करता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये बना था इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और कहा न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है और ये संविधान का मूल ढांचा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसीलिए जो कॉलेजियम सिस्टम है जजेस की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, वही आपका वैध रहेगा, उसी के अनुसार जजेस की नियुक्ति हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने आप
असंवैधानिक घोषित हो गया। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, न्यायमूर्ति केहर ने कहा कि न्यायपालिका से इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, जिसे उसे सरकार के अन्य अंगों से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र रहकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है, और प्रस्तावित एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, जो मैंने आपको बताया था। क्लियर? ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 ये क्या करता है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। याद रखिएगा, इसमें क्या किया गया? इसमें बांग्लादेश को 51, बांग्लादेश से हमें 51 इनक्लेव्स मिले, अंतः क्षेत्र मिले, और हमने 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐसा किया गया। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपका क्या है? ये रिसेंट वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017, इसमें क्या करता है? ये देश में 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर को लागू करता है। ठीक है, जीएसटी लागू हुआ, मतलब जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। और ये भी बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया, इवन यूपीपीसीएस में कई बार आ चुका है दोस्तों। तो इसका याद संशोधन नंबर याद रखिएगा, 101वां है, और 2017 में हुआ था। लागू कब से हुआ? 1 जुलाई से। ठीक है, क्लियर? चलिए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ये क्या करता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ये प्रदान करता है। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019 क्या है? ये ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे 101 से लेकर लास्ट तक के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 10% आरक्षण केंद्र और राज्य में ईडब्ल्यूएस को, मतलब जो आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, इसके बाद 104वां संविधान संशोधन 2020 ये क्या करता है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण जो था उसको बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें आरक्षित हैं उनको एक्सटेंड करता है, उस रिजर्वेशन की सीमा को एक्सटेंड करता है। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 क्या करता है? ये राज्य सरकारों को अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC, ठीक है, स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, SEBC की सूची तैयार करने और रख रखाव के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की छूट दी गई। इसको आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब कुल मिलाकर राज्य में जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है, उसकी सूची तैयार करने और रखरखाव के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने के लिए राज्य सरकारों को छूट दी गई। ये बात आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। ये क्या करता है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कुल मिला के बात याद रखिए, लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, वहां की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी। ये बात याद रखिएगा। और इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है। तो ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एक बार आप सभी लोग, यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 101वां से लेकर 101 से लेकर 106 तक, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर से दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, सभी दोस्त लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, आप सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्लियर? ले लिया होगा आप लोगों ने। और यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, और संवैधानिक दर्जा जब इसे दे दिया गया तो 338 भी बना दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है,
क्योंकि पिछड़ा वर्ग को भी, आयोग को भी क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो अब इसे संविधान के अनुच्छेद 338B में जगह दे दी गई। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा सभी दोस्त लोग। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।